हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में पांचों सब्जेक्ट मिलाकर 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में बहुत हेल्प करेगा। वीडियो स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। आज क्लास थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि डिटेल में सारा कुछ हम देखेंगे एनसीएफ में क्या क्या है और किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। जब डिटेल पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए देख लेते हैं एनसीएफ 2005, अच्छे से समझ लेते हैं कि है क्या। चलिए देखते हैं क्या है एनसीएफ 2005। व्हाट इज एनसीएफ 2005? क्या है एनसीएफ? क्या है एनसीएफ? तो जैसे कि बच्चों को, छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाने जाते हैं विद्यालय में, तो क्या, कैसे, क्यों, ये सारे जो सवाल होते हैं इसी पर आधारित है एनसीएफ 2005, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। बच्चों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। बच्चों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, इसी पर आधारित राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक बृहद दस्तावेज है। क्या? कि एक बहुत बड़ा लेख है एनसीएफ 2005 कि छोटे बच्चे जो फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चे हैं उन्हें किस तरह से पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। यही है एनसीएफ 2005, मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जिसका एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जाता है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क याद रखिएगा, एनसीएफ का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किससे हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ था। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा का आरंभ जो है वो कहां से लिया गया है या कहां से हुआ है। तो कहां से हुआ है इसका आरंभ एनसीएफ 2005 का? जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का निबंध है सभ्यता और प्रगति, यहीं से लिया गया है एनसीएफ 2005। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की कौन सी अनुसूची में हुआ है? याद रखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। एनसीएफ 2005 को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है एनसीएफ 2005। आगे है 22 भाषाओं में किया गया है। क्या? अनुसूची दी गई है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई है और जो है 22 भाषाओं में किया गया है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई है और जो है कितने भाषाओं में किया गया है इसका अनुवाद? तो 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है एनसीएफ 2005 का। याद रखिएगा। और आगे क्या है? और जो है 17 राज्यों के पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। 17 राज्यों के पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। क्या? एनसीएफ 2005 जो ये 22 भाषा में इसका विस्तार दिया गया है वो 17 राज्यों के पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को चतुर्थ
चतुर्थ राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, चतुर्थ राष्ट्रीय पाठचर्या की ढांचा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके पूर्व इसके पूर्व जो 3 संस्करण और आए थे, वो कौन-कौन से थे देख लेते हैं। एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 प्रकाशित किए जा चुके हैं एनसीएफ 2005 के पहले। तो इसलिए ये जो है एनसीएफ 2005 ये चौथा पाठ्यक्रम है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा के नाम से किसे जाना जाता है, तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। याद रखिएगा। इसके पहले कौन कौन सा आया था, तो एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000। ये जो है इसके पहले प्रकाशित हुआ था। किसके पहले प्रकाशित हुआ था, एनसीएफ 2005 के पहले। याद रहेगा यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन, मतलब ऐसा एक भी बार एग्जाम सीटेट का नहीं हुआ है जो यहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। यहां से क्वेश्चन पांचों सब्जेक्ट में मिला के एक क्वेश्चन तो यहां से मार्गदर्शी सिद्धांत कौन से हैं और कौन से नहीं है, 3 विकल्प दिया रहेगा। एक विकल्प ऐसा रहेगा कि ये है कि नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन बनाता है यहां से। तो क्या है, एनसीएफ 2005 के यहां से भी क्वेश्चन बना है कि कितने मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले यही एक क्वेश्चन बन गया, कितने मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, तो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं एनसीएफ 2005 के। चलिए क्या कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये एक टैग वर्ड भी है, टैग वर्ड जो सभी सब्जेक्ट में हमें सॉल्व करने, पेडागोजी सॉल्व करने में, सभी सब्जेक्ट में पेडागोजी सॉल्व करने में ये टैग वर्ड आसान करता है। याद रखिएगा क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। आगे है दूसरा क्या है, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। दूसरा क्या है, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। और तीसरा क्या है, तीसरा है पाठचर्या का इस प्रकार से संवर्धन, पाठचर्या का इस प्रकार से संवर्धन कि वह बच्चों की चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए, बजाय कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाकर रह जाए। जैसे बच्चे को सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं बनाना है, बल्कि बच्चों का पाठ्यक्रम जो है, पाठचर्या उनकी इस तरह से होना चाहिए जो उनके चहुमुखी विकास को अवसर प्रदान करे, न कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान में बांधना। ये एनसीएफ नहीं कहता है ना। एनसीएफ जो है वो बच्चों का इस तरह से पाठ्यक्रम निर्धारित करने की बात कहता है कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो। ये है तीसरा पॉइंट, याद रखिएगा। अगला क्या है, चौथा पॉइंट, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला और गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला और गतिविधियों से जोड़ना। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी, यही बता दूं कि 2010 तक जब क्या होता था, मतलब 10th का एग्जाम पहले होता था 2010 में, जैसे यहीं से हम लेके चल रहे हैं, तो क्या होता था कि इतना मतलब लोड होता था सर पे कि बोर्ड एग्जाम देना है और बाहर जाके देना है, मतलब अपने कॉलेज में नहीं, बाहर जाके देना है, सेंटर जाएगा कहीं और, वहाँ टीचर होंगे, और ये होता था वहाँ के टीचर कैसे होंगे। फिर ये भी प्रेशर होता था कि जो बैच आती है वो पता नहीं कैसे होंगे, मतलब बैच बस एग्जाम देने गए नहीं है, उसके पहले से ही बैच का इतना ज्यादा टेंशन होता था कि वो
किस तरह से दिखेंगे, क्या करेंगे, और जैसे पता चले कि क्लासरूम में पेपर दे रहे हो, जैसे पता चले कि बैच आ गई है, पसीने छूट जाते थे, चाहे कुछ हमारे पास हो या ना हो, हम अपनी ही कॉपी लिख रहे हैं और अच्छे से लिख रहे हैं, इस तरह का इतना मतलब डर होता था, है ना? तो क्या कहता है ये एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना, ये डर ना हो, इस तरह से प्रेशर ना हो। जैसे अभी क्या होता है ना, प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल में जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं, हमारे ही टीचर वही क्वेश्चन करें तो हमें इजीली तरीके से आंसर देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, हम इजीली तरीके से आंसर दे लेंगे। लेकिन वही क्वेश्चन कोई बाहरी टीचर जब करता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, और कुछ इतना ईजी सा क्वेश्चन पूछेंगे तब भी आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनसे हम परिचित नहीं हैं, उनसे हम कनेक्ट नहीं हैं, है ना? ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या बताए हैं कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला हो और गतिविधियों से जोड़ना, मतलब वो एक्टिविटी लगातार हो रही हो, और जो ये परीक्षा का केंद्र है, एक बोझ है परीक्षा का, इससे मुक्त करना, लचीला हो। चलिए आगे क्या है, एक ऐसी अवधभावी एक ऐसी अवधभावी पहचान का एक ऐसी अवधभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, मतलब एक ऐसा बच्चा जो जिसके अंदर मतलब उस इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि एक बच्चे में राष्ट्र के प्रति इस तरह से भावना उजागर हो जिससे मतलब एक बच्चा आस्थावान बने और अपने राष्ट्र के लिए जो है वो तैयार हो। इसका क्या मतलब है कि मतलब राष्ट्रीय पत्रिका के प्रति आस्थावान के छात्र तैयार हों, आस्थावान छात्र तैयार हों, और जिनमें जो है राष्ट्रीय महत्व के अंकों को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। मतलब राष्ट्रीय महत्व के अंकों को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए, राष्ट्र के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना। सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए राष्ट्र का। चलिए आगे देखते हैं, ये है कुल 5 सिद्धांत। वही है ये जो है एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत जो अभी हम देखें। चलिए आगे देखते हैं अब यहां से आगे क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के प्रमुख बिंदु। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के प्रमुख बिंदु क्या क्या है? पहला है एनसीएफ 2000 की समीक्षा करने के लिए एनसीएफ 2000 की समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर एस पाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और 21 फोकस समूहों का गठन किया गया। इन्हीं के विचार विमर्श और सुझावों पर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 का विकास हुआ। क्या मतलब है इसका? जैसे एनसीएफ 2005 की समीक्षा के लिए जो प्रोफेसर एसपाल जी थे, इन्हीं की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया जिसमें 21 फोकस समूहों का गठन हुआ। 21 फोकस समूहों का गठन हुआ जिसमें क्या हुआ था, विचार विमर्श के बाद एक सुझाव प्रस्तावित हुआ जिसमें क्या हुआ कि एनसीएफ 2005 का विकास हुआ। कब हुआ? 2000 की समीक्षा करने के लिए जो प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता थी, उसी में 21 फोकस बिंदु पर एक गठन किया गया जिसके विचार विमर्श के बाद एक सुझाव प्रस्तावित किया गया जिसमें जो है एनसीएफ 2005 का विकास हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एनसीएफ 2005 के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था कि शिक्षा बिना बोझ के, क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। आगे क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या राष्ट्रीय पाठचर्या का दस्तावेज इस बात की सिफारिश करता है कि विषयों के बीच की दीवारों को कम किया जाए, विषयों के बीच की दीवारों को कम किया जाए
ताकि बच्चों को समग्र ज्ञान का आनंद मिल सके। जो ये एनसीएफ 2005 है कि क्या सिफारिश करता है कि विषयों के बीच की जो इतने सारे सब्जेक्ट की एक दीवार खड़ी कर दी जाती है बच्चों के सामने, उसे कम किया जाए ताकि बच्चों में एक समग्र ज्ञान का विकास हो और बच्चे एक आनंद के रूप में जो है अपने पाठ्यक्रम को पढ़ सकें, रोचक तरीके से पढ़ सकें। क्या कहते हैं कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो उम्र के साथ निपुण होते हैं, उम्र के साथ निपुण होते हैं, ना कि जो है वो छोटे हैं। जो है अभिभावक क्या करते हैं, उनका ये कहना है कि छोटा बच्चा है वो बहुत ज्ञानी हो जाए, है ना? तो ये एनसीएफ 2005 है, उन्हें उन्हें भी ये समझाता है कि मतलब छोटा बच्चा है वो उम्र के साथ निपुण होगा, ना कि वो छोटा है तभी से ज्ञानी बन जाए। और जो ये मोटी-मोटी किताबें हैं, ये शिक्षा प्रणाली को असफल बनाती हैं। ये मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली को असफल बनाती हैं, असफलता का प्रतीक हैं, ना कि बच्चों को ज्ञानी बनाती हैं। चलिए, आगे देखते हैं और क्या है। राष्ट्रीय पाठचर्या के 4 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? भाषा, गणित, विज्ञान और समाज। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया। आगे है, भाषा में त्रिभाषा फार्मूलों को फिर से लागू किया गया। भाषा में त्रिभाषा फार्मूले को फिर से लागू करने का प्रयास और सुझाव दिया गया, जिसमें आदिवासी भाषाओं सहित बच्चों की मातृभाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत देने पर जोर दिया गया। क्या कहा गया है? त्रिभाषा। एक तो हो गया जो है उनकी क्षेत्रीय भाषा जो है, एक अन्य भाषा, है ना? 3 भाषा समूह को लागू किया गया। याद रखिएगा एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा समूह लागू किया गया, जिसमें एक सुझाव दिया गया, ये आदिवासी भाषाओं सहित मातृभाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है, गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों के वे संसाधन समृद्ध हों जो चिंतन और तर्क में अमूर्तन अमूर्तन की संकल्पना करने और उनका व्यवहार करने में, समस्याओं के सूत्रबद्ध करने और समस्याओं को सुलझाने में उनकी सहायता करे। मतलब गणित की शिक्षा जो छोटे बच्चों को देना है वो इस तरह से देना है कि बच्चा जो है चिंतन कर सके, तर्क कर सके, अमूर्त रूप से किसी संकल्पना को समझ सके। उसे सिर्फ सूत्रों में नहीं बांधना है, सूत्रबद्ध करके समस्याओं को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि वो चिंतन कर अमूर्त बने, चिंतन कर अपने जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सके। चलिए आगे क्या है। विज्ञान के शिक्षण में इस प्रकार की तब्दीली की जानी चाहिए कि यह हर बच्चे को अपने रोज के अनुभवों को जांचने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाया जाए। मतलब जो है विज्ञान के शिक्षण में इस तरह से तब्दील करना है बच्चों को कि जो डेली का भाषा है उन्हें जो आसपास रह के वो सीखते हैं, जैसे रोजमर्रा के जीवन में वो देखते हैं कि जल को वो जब खाना बनाते वक्त पानी उबलता रहता है तो वहां देखते हैं कि ये पानी भाप बन के उड़ रहा है, जो प्लेट रखा गया है इसके ऊपर इसमें छोटी छोटी बूंदें कैसे आई हैं। मतलब अपने घर में अपने आसपास में वो उनके विज्ञान में ये कहा गया है कि डेली का उनका जो रोजमर्रा का जीवन है जो वो देख रहे हैं उसे वो विश्लेषण कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। विज्ञान की शिक्षा इस तरह होनी चाहिए। आगे है, सामाजिक विज्ञान में जेंडर न्याय, अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर जागरूकता तथा अल्पसंख्यक संवेदनशीलता के प्रति सजगता होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? सामाजिक विज्ञान जैसे ये होता है ना कि जेंडर जेंडर न्याय, ये होता है क्या है कि ये लड़कियां हैं
और ये लड़के हैं, जो लड़कियां हैं वो सिर्फ घर के काम करेंगी, जो लड़के हैं वो बाहर के काम करेंगे। मतलब ये कोई एक रूल बना दिया गया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब सब कुछ कर सकते हैं और सबको करना चाहिए, यहाँ पे ये है। चलिए आगे क्या है। पाठचर्या का दस्तावेज 4 पाठचर्या क्षेत्रों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। कौन कौन सा है वो, यहां से क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा है, 4 पाठ्यक्रम जो है जिसपे ध्यान आकर्षित करता है एनसीएफ 2005। कौन कौन सा है वो, एक है काम, कला और पारंपरिक दस्तकारियां, काम, कला और पारंपरिक दस्तकारियां, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा एवं शांति शिक्षा। आगे है, हर स्तर पर विषय के रूप में, हर स्तर पर विषय के रूप में कला को जगह देने की सिफारिश की गई है। हर विषय के अंतर्गत, मतलब हर विषय में कला को जगह देने की सिफारिश की गई है, जिसमें गायन, नृत्य, दृश्य कलाएं और नाटक चारों पहलू शामिल हैं। आगे है, स्कूल में बच्चों की कामयाबी पोषण और शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करती है, इसलिए मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील, मतलब एमडीएम जैसी योजनाओं पर बल दिया जाना चाहिए। मतलब जरूरी है बल देना मध्याह्न भोजन पर। चलिए आगे क्या है, विद्यालयी स्तर को, यहाँ विद्यालयी स्तर को ऊपर उठाने के लिए सामुदायिक भागीदारी और स्कूल स्तर पर, खंड और संकुल स्तर पर भूमिकाओं का विभाजन आवश्यक है। याद रखिएगा, ये सारे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि क्या क्या इसमें शामिल है। जो है पाठचर्या का दस्तावेज है जिसमें 4 पाठ्यक्रम पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, वह कौन कौन सा है, काम, कला, पारंपरिक दस्तकारियां, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा एवं शांति शिक्षा। यहाँ पे क्या है, छोटा बच्चा है वो क्रिएटिव बने, सृजनात्मक बने, यहाँ पे वो अपनी कला को विकसित करे। मतलब जैसे होता नहीं है कि एग्जाम के बाद हम लोगों के टाइम पे होता था कि घर से मिट्टी का कार्य, मतलब मिट्टी से कुछ बना के लेके आइए, जो टूटी फूटी सामग्री है उस चीज से आप कुछ भी क्रिएटिव करके कुछ भी अपने अपने से बना के कुछ लेके आइए, है ना, ये चीज था। और पारंपरिक दस्तकारियां जैसे जो होता है लकड़ी से खिलौना बनाना, ये सारी एक्टिविटी बच्चा खुद से करे, तो ये सब होता था। और स्वास्थ्य शिक्षा, किस तरह से बच्चा जो है एक अपने अपने साथ अपने सहपाठी का ध्यान रखता है और किस तरह से वो उसे, जैसे उसके मुसीबत आने पर किस तरह से उसका साथ देता है, तो ये सारी चीजें बच्चों में निहित हों, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। आगे है, और क्या है, मतलब कला जिसमें बच्चे को मतलब सब तरह से निपुण बनाना है, यहाँ पे ये मतलब है गायन में भी, नृत्य में भी, दृश्य कलाएं, नाटक, ये सब शामिल हो छोटे छोटे बच्चों में। चलिए आगे देखते हैं, यहां से क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा। आगे क्या है, शिक्षा को शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। ये किसने कहा है, स्टेटमेंट किसने दिया है, ये लिख के पूछ दिया जाएगा। तो ये किसका है, एनसीएफ 2005 का, एनसीएफ 2005 का ये स्टेटमेंट है जिसमें लिखा गया है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करता है। मतलब शिक्षा को इस तरह से होना चाहिए जो हमारे बच्चे को, हम गरीब हैं या हम लड़की हैं या लड़का है या जो है थर्ड जेंडर है, सबको पढ़ने का अधिकार है, सब पढ़ें,
इस तरह से शिक्षा होनी चाहिए कि एक बंधन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 में ये निर्देश दिया गया है और ये स्टेटमेंट पूछा गया है, याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया है, तो एनसीएफ 2005 द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एनसीएफ 2005 के अंग भाग कितने हैं, ये भी क्वेश्चन बना है यहीं से कि कितने भाग हैं, तो याद रखिएगा 5। एनसीएफ 2005 के 5 भाग हैं, 5 अंग हैं। कौन कौन से हैं एनसीएफ 2005 के, ये ऐसे भी बना दिया जाएगा, एनसीएफ 2005 के कितने अंग हैं, कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं, तो ये यहां से भी ये चीज भी याद रखना, अंग भाग अध्याय जो भी पूछे वही है, 5 है, 5। कौन कौन से हैं? पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण और पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। ये एनसीएफ 2005 का अंग है, भाग है, अध्याय है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 4 दे देगा, सॉरी 3 दे देगा और मतलब एक ऑप्शन ऐसा रहेगा कि सभी सही है, कि इसमें से मतलब कोई नहीं सही है, कोई नहीं सही है, सभी सही है, या फिर कौन सा नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन करके पूछता है। याद रखिएगा ये चारों, पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, और चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण, और पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। चलिए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में क्या क्या मतलब है। परिप्रेक्ष्य, अब परिप्रेक्ष्य का क्या मतलब है? मतलब एनसीएफ के इस भाग में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा और इसके मार्गदर्शी सिद्धांत, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ, शिक्षा के लक्ष्य और गुणवत्ता के आयामों को समाहित किया गया है। परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है? एनसीएफ के मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो है, परिप्रेक्ष्य में क्या शामिल किया गया है? इसके मार्गदर्शी सिद्धांत, मतलब एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, जो अभी हम 5 मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़े वो शामिल है, और शिक्षा का सामाजिक संदर्भ, शिक्षा का सामाजिक स्तर किस तरह से हो, ये शामिल है परिप्रेक्ष्य में। आगे है शिक्षा का लक्ष्य और गुणवत्ता, ये शामिल है। ये 3 पार्ट जो है ये परिप्रेक्ष्य में शामिल है। आगे है, आगे क्या है? दूसरा है सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान जो अध्याय दिया है एनसीएफ 2005 का, उसमें दूसरा है सीखना और ज्ञान। इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है? एनसीएफ के इस भाग में ज्ञान सृजन के लिए, मतलब बच्चा क्रिएटिव हो, ज्ञान सृजन के लिए अध्यापन अंतःक्रिया का मूल्य, शैक्षिक अनुभवों की रूपरेखा बनाना, नियोजन के उपागम, विकास और सीखना, बुनियादी क्षमताएं, बच्चों का ज्ञान और स्थानीय ज्ञान, स्कूली ज्ञान और समुदाय आदि को समाहित किया गया है। किसमें? सीखना और ज्ञान में। चलिए आगे देखते हैं, ये हम ट्रिक से कैसे जानेंगे सीखना और ज्ञान। आपको एक एक चीज दिख रहा है ना, जैसे इसमें सीखना और ज्ञान में कहीं ना कहीं बच्चों के विकास की बात की होगी, बच्चों के शिक्षण अनुभव की बात की गई होगी, और जो बच्चा खुद से मतलब क्रिएटिव बने, सृजन करे, इस तरह की बात की गई होगी। बुनियादी क्षमताएं क्या हैं, इस तरह की बात की गई होगी। जहां ऐसे वर्ड मतलब ज्ञान से संबंधित आए तो समझ लेना वो एनसीएफ 2005 के अध्याय से, किससे, कौन से अध्याय से लिया गया है, तो सीखना और ज्ञान से। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, इसके अंतर्गत क्या क्या है? एनसीएफ के इस भाग में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान,
कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, अध्ययन और आकलन की योजनाएं, आकलन और मूल्यांकन आदि को समाहित किया गया है। किसके अंतर्गत? पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। आकलन से आप याद रखेंगे यहाँ पे जो ये आकलन और मूल्यांकन दिया है ना। और इसके बाद क्या है? पाठचर्या। पाठचर्या में क्या क्या आएगा? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। ये जो है पाठचर्या जैसे बुक के अंतर्गत आएगा, आप ऐसे समझेंगे। और आकलन के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे किस तरह से योजनाएं हो आकलन के लिए, है ना, ये चीज शामिल है। चलिए, नहीं भूलेगा, ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं भूलेगा कि ट्रिक से हम इसी शब्द से किस तरह से जोड़ लें कि इसके अंतर्गत पूछे कौन कौन सा भाग है, कौन कौन सा भाग दिया गया है, तो हमें भूले ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? विद्यालय व कक्षा का वातावरण। विद्यालय व कक्षा का वातावरण क्या है? एनसीएफ के इस भाग में भौतिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण किस तरह से होना चाहिए, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं वही शामिल होगा। विद्यालय व कक्षा का वातावरण क्या है? भौतिक वातावरण सभी बच्चों की भागीदारी, अनुशासन और सहभागी प्रबंधन, अभिभावक व समुदाय और शिक्षक की स्वतंत्रता, शिक्षक की स्वतंत्रता आदि को समाहित किया गया है। किसके अंतर्गत? विद्यालय व कक्षा के वातावरण के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये भी शामिल है, याद रखिएगा, अभिभावक से भी जब क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यालय व कक्षा का वातावरण में ही कौन शामिल है? अभिभावक व समुदाय और शिक्षक की स्वतंत्रता भी शामिल है। मतलब अभिभावक जो है वो विद्यालय व कक्षा के वातावरण में शामिल है। अनुशासन और सहभागी प्रबंध, मतलब किस तरह से अनुशासन विद्यालय का होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण किस तरह से होना चाहिए, ये सब शामिल है। चलिए आगे चलते हैं। व्यवस्थागत सुधार। व्यवस्थागत सुधार क्या है? एनसीएफ के इस भाग में गुणवत्ता को सरोकार यानी परीक्षा सुधार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यवस्थागत सुधार में ही परीक्षा सुधार है। इसके बाद क्या है? आकलन में लचीलापन। अभी यही बताए ना कि व्यवस्थागत सुधार में ही तो ये आएगा कि आकलन में लचीलापन कैसे होगा। जैसे कि होता है ना, अभी यही बताए कि बाहरी एग्जामिनर जब आते हैं तो वही क्वेश्चन हमारे टीचर करें तो हम आसानी से जवाब दे देते हैं, लेकिन वही जब बाहरी टीचर क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, और उनके सामने हम कुछ बोल भी नहीं पाते। तो ऐसे बच्चा होता है वो नहीं बोल पाता कि बाहर से कोई आए और उनसे क्वेश्चन करे, क्योंकि वो अपने टीचर के साथ डेली उन्हें देख रहे हैं, उनसे कनेक्ट हैं, तो उनको वो आंसर देने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं, है ना। तो ये है आकलन में लचीलापन। आगे है व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। आगे है नवाचार, तकनीकी का प्रयोग, पुस्तकों की बहुलता आदि को सम्मिलित किया गया है। ये है व्यवस्थागत सुधार। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तथा प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया है। किसका? यही जो एनसीएफ 2005 का पूरा दस्तावेज बना है, ये यहाँ से क्वेश्चन बना है, ये मतलब कहाँ से, किसकी अध्यक्षता में और किसके द्वारा ये बना है? तो किसके द्वारा बना है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया है। किसका? एनसीएफ 2005 का। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीएफ 2005 किस मंत्रालय द्वारा लिया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा लिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसके अध्यक्ष कौन थे एनसीएफ 2005 के? तो याद रखिएगा प्रोफेसर एसपाल। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं, ज्ञान को केवल
किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यह एक पहलू था सबसे बड़ा। कि मतलब जो है बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, उन्हें उनके किताबी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना है। आगे है, इसके अलावा विद्यार्थियों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। अच्छा ये बताइए, जब जो है आप जैसे किताब में कोई प्रोजेक्ट कार्य किसी शहर के बारे में दिया गया है, जैसे आपको दिया गया है राजस्थान, या फिर आपके ही किसी जिले के बारे में लखनऊ हुआ, तो क्या है, कैसे है, आप छोटे-छोटे बच्चों को वहाँ उस जगह पर आप लेके जाएँगे और ये दिखाएँगे जैसे राष्ट्रीय उद्यान कैसे होते हैं, इन सब को जब वो मतलब फ़ील करेंगे, सिंपल सी बात है, जब वो फ़ील करेंगे, वहाँ जाएँगे, देखेंगे, तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा, किताब की अपेक्षा। वो देख कर महसूस करेंगे उस चीज़ को। तो ये है कि मतलब बाहरी जीवन से जोड़ना। अब पेड़-पौधों के बारे में आप बच्चों को ये फूल है गुलाब का, ये फूल है बेला का, चमेली का, ये आम का पेड़ है, ये पपीते का पेड़ है। बच्चा बुक में तो देख रहा है, पर उसे रियल में दिखाया जाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये है किताबी ज्ञान से ज़्यादा बाहरी ज्ञान जोड़ना, मतलब किताबी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। बच्चे से आप ये कहेंगे कि आप आपके आस-पास जितने पेड़-पौधे हैं, फल वाले जितने पेड़-पौधे हैं, उनका नाम लिख कर लेके आना और जिस पेड़ में फल नहीं लगते, उनका नाम लिख के लेके आना। तो इससे क्या होता है, बच्चा टहलता है, अपने वातावरण से कनेक्ट होके वो सीखता है। आगे है, क्या है मतलब कि जो ये रटंत प्रणाली है, जैसे किताब से आप सिखाएँगे, किताबी ज्ञान देंगे तो रटेगा ही बच्चा, सिंपल सी बात है। तो रटंत प्रणाली से मुक्त करना, किसका कौन कह रहा है, एनसीएफ 2005 में लिखा गया है ये, रटंत प्रणाली से मुक्त हो शिक्षा। आगे है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करती हो। ये भी दिया गया है कि मतलब जो शिक्षा होना चाहिए, वो बच्चों को एक आस्थावान, एक राष्ट्र के लिए एक मजबूत जैसे अपने राष्ट्र के प्रति संवेदनशील हो, अपने राष्ट्र के प्रति उसे लगाव हो, इस तरह से बनाना चाहिए। और ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए, जो है शुरुआत से ही, मतलब छोटे बच्चों से ही उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, ये चीज़ें शुरुआत से ही शामिल होनी चाहिए। कि ये दिया गया है, किसने कहा है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में ये मोटा-मोटा लिखा गया है कि बच्चे को इस तरह से शामिल करना है, इस तरह से शिक्षा देना है कि वो अपने राष्ट्र के प्रति संवेदनशील हों। चलिए, आगे देखते हैं। आगे है, एनसीएफ 2005 के सुझाव, एनसीएफ 2005 के सुझाव और विशेषताएँ क्या हैं? पहला है, शिक्षा को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ा जाए, शिक्षा को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ा जाए, सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही छात्रों को सीमित ना रखा जाए। ये टैग वर्ड है, याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो आपके पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। यदि आप एनसीएफ 2005 और ये जो आरटी 2009 है और नया दस्तावेज एनईपी 2020 जो अभी आया है, जो है एनईपी 2020, इसे इतना आप पढ़ लिए तो पेडागोजी सॉल्व करने में आपको आसान रहेगा, पेडागोजी सॉल्व करने में। यहीं से क्वेश्चन पूछता ही है कनेक्ट करके। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। छात्रों को शिक्षा उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए, ये भी एक टैग वर्ड बनता है। यहाँ से ये कहते हैं कि बच्चों के क्षेत्रीय भाषा को अवॉइड करना चाहिए, नहीं उसे एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। बच्चा जो है वो अपने आस-पास की भाषा से ही, अपनी मातृभाषा से ही, अपनी माँ की भाषा से ही वो सीखता है और उसे एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए, ना कि उसे इग्नोर करना चाहिए। चलिए क्या है, छात्रों को उनकी शिक्षा जो है, क्योंकि वो अपने माँ से सीखे रहते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा से कनेक्ट रहते हैं, तो उस भाषा में उन्हें सिखाएँगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। तो क्या कहा गया है कि छात्रों को शिक्षा उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जाए।
शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त कर रोचक बनाया जाए, जिससे बच्चों को शिक्षा बोझ की तरह न लगे। पहले छोटा बच्चा हम ही लोग थे, विद्यालय जाने में इतना मतलब कितने नाटक करते थे कि ना जाना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि इतनी सारी किताबें होती थी और ऊपर से रख लो, लेके चलो, है ना? ये चीज़ था। तो ये होता था कि मतलब शिक्षा को इस तरह से बनाया जाए कि बच्चा स्वयं से उत्साहित हो विद्यालय जाने के लिए। सिंपल भाषा में ये है कि शिक्षा प्रणाली जो है वो रटंत ना हो, मुक्त हो रटंत से और जो है रोचक हो, जिससे बच्चे को बोझ ना लगे कि हमें इतना सब पढ़ना है, इसके बाद होमवर्क दिया जाए। होमवर्क भी बच्चों को होमवर्क नहीं देना है। तो ये है, इससे जो है सिर्फ क्लासरूम में क्लास वर्क करवाना है, सिखाना है, बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य देना है। ये सारी एक्टिविटी आप करवाएँगे तो बच्चा रोचक तरीके से सीखेगा और उसे शिक्षा बोझ नहीं लगेगा। आगे है, परीक्षा व आकलन को लचीला बनाया जाए। परीक्षा को लचीला बनाया जाए। एनसीएफ कहता है कि खुली किताब परीक्षा होनी चाहिए, मतलब तुरंत आप पढ़ा रहे हो, तुरंत बच्चों से क्वेश्चन करो, तो उस चीज़ से एक जो बोझ होता है, प्रेशर होता है कि साल भर या जो है 6 महीने बाद जब एग्ज़ाम होगा तो कौन-कौन से क्वेश्चन आएँगे, क्या आएगा और पूरे बुक को तो वो पढ़ नहीं सकता। तो डेली-डेली जब वो मतलब आप जो पढ़ाएँगे और डेली क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा उस चीज़ को सीखेगा। तो खुली किताब परीक्षा होनी चाहिए। आगे है, शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। आगे है, बच्चों को भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ-साथ कला, संगीत नृत्य, गायन, वादन आदि से भी जोड़ा जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि छोटे बच्चे को भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ-साथ एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब हफ्ते में 1 क्लास ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी बच्चे को संगीत करे, मतलब वो अपनी एक्टिविटी को दिखाए। ये एक अलग से क्लास हफ्ते भर में 1 क्लास शामिल होना चाहिए। चलिए, आगे क्या है? आगे है एन एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या-क्या है? ये देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई को अधिक व्यावहारिक, रुचिकर, बोझ रहित बनाने का प्रयास करता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाई को अधिक व्यावहारिक, रुचिकर और बोझ रहित बनाने का प्रयास करता है, जिसमें बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके। क्योंकि यदि आप जैसे क्रूरता से एक होता था कि जो है शिक्षक जो है क्लासरूम में तानाशाह की तरह रहे और जो है इस तरह से बच्चों का विकास नहीं होगा और बच्चा सीखेगा भी नहीं। गुरुजी का डंडा क्लास में नहीं चलेगा। अब जो है डंडे से बात नहीं होगी, बच्चों को समझाना है, उन्हें व्यावहारिक रूप से अपने पास बुला के, अपने साथ बिठा के, उनके साथ बैठ के अब बच्चों को पढ़ाना है। जो है ये उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का। आगे है क्या है, इसी तरह से यदि आप पढ़ाएँगे तभी बच्चों का चहुमुखी विकास मतलब सब तरह से बच्चों का विकास होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का प्रयास है कि पढ़ाई की गुणवत्ता में वृद्धि हो। पढ़ाई की गुणवत्ता में वृद्धि हो, बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे बल्कि अपने आस-पास हो रहे परिवर्तनों से भी सीखे। अपने आस-पास हो रहे परिवर्तनों से भी सीखे। जैसे बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट टू फिफ्थ तक, जब तक फिफ्थ तक वो जाते-जाते उसे यह पता हो जाना चाहिए कि उसके आस-पास कितने पेड़-पौधे थे और कितने पेड़-पौधे काटे गए, कितने पेड़-पौधे लगाए गए। ये चीज़ जब वो फ़ील करेगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है, तो इस चीज़ को वो समझ पाएगा कि हमें किस तरह से अपने वातावरण की रक्षा करनी चाहिए और क्या है इसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ़ में। आगे है क्या कि भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ-साथ बच्चों में कलात्मक विकास हो। भविष्य में ऐसे छात्र का निर्माण हो, भारतीय प्रजातांत्रिक मूल्यों और
राष्ट्रीय चिंताओं जैसे संवेदनशील मुद्दों के प्रति की जागरूकता हो। जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, उन लोगों में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो बच्चा इस चीज को समझेगा कि ये चीज मेरा है और मुझे अपने राष्ट्र के प्रति किस तरह से रहना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर शुरुआत से ही उजागर करना है। ये एनसीएफ 2005 में लिखा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, एनसीएफ 2005 का निष्कर्ष, ये लास्ट पॉइंट है। निष्कर्ष क्या है, एनसीएफ 2005 से पूर्व 3 एनसीएफ आया था। वो तीनों क्या क्या था, क्रम से देखते हैं। एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 जारी हुए थे एनसीएफ 2005 के पहले। किंतु एनसीएफ 2005 का निर्माण शिक्षा बिना बोझ के, मतलब एजुकेशन विदाउट बर्डन को आधार मानते हुए किया गया। शिक्षा बिना बोझ का एनसीएफ 2005 का निर्माण इस आधार पर किया गया कि शिक्षा बिना बोझ का, एजुकेशन विदाउट बर्डन मतलब कोई बोझ ना हो, शिक्षा का कोई बोझ बच्चों पर हो ही ना। यही एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषता है। आगे है, बच्चों को आसपास के वातावरण से जोड़कर उनकी मातृभाषा में रुचिपूर्ण शिक्षा का प्रयास करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो है वो अपनी वातावरण से कनेक्ट होके सीखे और अपनी मातृभाषा में सीखे। आगे है, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके, क्योंकि वो अपने मातृभाषा में अपना 5 से 6 साल गुजारा है अपने आसपास के वातावरण में, तो वो एकाएक तो नहीं सीख पाएगा, धीरे धीरे सीखेगा। तो इसलिए छोटे बच्चे को उनकी मातृभाषा में सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। आगे है, क्या है, छोटा बच्चा आसानी से सीख सके, वह समाज से जुड़ सके, समाज से कनेक्ट होके सीख सके। इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 में सामुदायिक सहभागिता, लचीली परीक्षा प्रणाली, व्यवहारिक ज्ञान, कलात्मक ज्ञान आदि पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर एनसीएफ 2005 का उद्देश्य बच्चों का चहुमुखी विकास करना है। सिंपल सी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है। तो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य बच्चों का चहुमुखी विकास करना है, मतलब सभी क्षेत्रों में बच्चा क्रियाशील हो, एक्टिव हो। और जब बच्चा एक्टिव होगा, क्रियाशील होगा, तो तभी जो है समाज का जो दायित्व है वो उनके अंदर विकसित होगा। तो वही आगे इस भविष्य को, उनके भविष्य को सुधारा जाएगा यहाँ पे। तो ये रहे एनसीएफ 2005 का पूरा डिटेल। यहाँ से क्वेश्चन आप पूरा यदि ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, एक बार 1 से 2 बार आप वीडियो ही देख लेंगे, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं पेडागोजी, सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा और इतनी आसानी होगी कि यहीं से पेडागोजी पूछा जाता है। तो जितने मतलब एक सब्जेक्ट में 15 पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं और सभी सब्जेक्ट मिलाकर आपको कितने क्वेश्चन हुए, गलत नहीं होगा यदि आप यही इतना तैयार कर लिए। तो 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो पूरी विश्वास के साथ कह रहे हैं आपको ना लिखने की जरूरत है, ना पढ़ने की दोबारा, सिर्फ और सिर्फ इतना देख लेंगे, वो अपने दिमाग में सेट होता चला जाएगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन बनेगा और किस तरह से आपको आंसर देने हैं। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। यहाँ एक एक सब्जेक्ट का अब मैराथन चलेगा और इसके बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप पेडागोजी किस तरह से सॉल्व करेंगे। जो है सीटेट में पेडागोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपके क्या है पास होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेडागोजी। पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, उन्हें बस आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं यही समझना है। तो ये सब आप पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, तो पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में के साथ कि
और आप क्या चाहते हैं, मतलब कौन-सा टॉपिक आपका वीक है, कौन-सा अभी नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप कमेंट करेंगे, हम उस टॉपिक पर आप लेकर आएँगे, वो टॉपिक करवाएँगे। तो चलिए आज यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, आपको ऐसा लगे कि यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।